नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम बातें करते हैं कृषि से जुड़ी कृषि के विभिन्न आयामों के बारे में। तो आज भी ऐसे ही कुछ जानकारियां लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से और देखते हैं कृषि की नीतियाँ, सूचनाएं, तकनीक, मंडी भाव और मौसम का हाल। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसल रोपाई से पहले अवश्य कराएं मिट्टी की जांच, कम लागत में अच्छी फसल मिलेगी। कृषि यांत्रिकरण योजना वर्ष 2022-23 में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है अनुदान। अच्छे उत्पादन के लिए पूसा, नासदार, सतपुतिया आदि किस्मों से करें तोरई की खेती। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार भी श्री प्रधानमंत्री के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर कृषि की उत्पादकता और किसानों की आय के रास्ते के अवरोध को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। फसल रोपने के पहले किसानों से मिट्टी की जांच कराने का अनुरोध लगातार किया जा रहा है। मिट्टी जांच से ही पता चल पाता है कि मिट्टी में फसल की बढ़ोतरी के लिए जरूरी किन पोषक तत्वों की कितनी कमी है और उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। इसलिए किसान भाई कोई भी फसल लगाने से पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवा ले। राज्य में किसानों की समृद्धि के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत 94 करोड़ 5,54,000 रुपए की लागत से किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस योजना में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है, जिसमें निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। यंत्रों की सूची एवं उसका अनुदान दर विभाग के वेबसाइट एवं ऑफ मास पोर्टल पर प्रदर्शित है। अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने के इच्छुक किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर प्राप्त किए जा रहे हैं। किसान अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू सदाबहार सब्जियों की श्रेणी में आता है। स्वाद और पौष्टिकता से के कारण सालों भर इसकी मांग बनी रहती है। इसलिए अगर हमारे किसान भाई कद्दू का कीट प्रबंधन अच्छे से करते हुए इसकी खेती करते, उनके लिए सालों भर ये आमदनी का अच्छा जरिया बन सकता है। कद्दू की फसल को हानि पहुंचाने वाला एक कीट है लाल पंपकिन बीटल। इस रोग के लग जाने से पौधा वृद्धि करना बंद कर देता है। इस रोग का प्रभाव पौधों की जड़ों और पत्तियों पर देखने को मिलता है, जिससे पौधा मुरझाकर सूखने लगता है। ट्राइक्लोफेरान या डाइक्लोरोआज में से किसी एक दवा का उचित मात्रा में छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसी तरह फल मक्खी रोग पौधों की वृद्धि के समय ही फलों पर देखने को मिलता है। इस रोग की सुंडी फलों के अंदर विकास कर फल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिससे फल खराब होकर गिर जाता है। कार्बारिल या मेलाथियन का उचित मात्रा में छिड़काव कर इस कीट रोग की रोकथाम की जा सकती है। पीला मोज़ेक वायरस सब्जियों के लिए सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ये वायरस कद्दू की पत्तियों में रस चूसने के बाद लार पत्तियों में ही छोड़ देता है, जिससे फसल की पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं। बचाव के लिए किसान भाई आप डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इस तरह आपकी फसल जब कीटों से सुरक्षित हो जाएगी तो कद्दू आपको अच्छी आमदनी करा सकता है।
किसान भाइयों, तोरई एक ऐसी सब्जी है जो बड़े खेतों के अलावे घर की वाटिका में भी उपजाया जा सकता है। गर्मी और बरसात का मौसम तोरई का मनपसंद मौसम है। ऐसे में अगर उन्नत किस्मों से तोरई की खेती की जाए तो यह किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का बहुत ही खास जरिया आसानी से बन सकता है। कृषि वैज्ञानिक पूसा नासदार सतपुतिया, पंजाब सदाबहार, PKM1, कोयम्बटूर 1 को तोरई के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। किसान भाइयों, आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। भिंडी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 3000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल और परवल 3000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और उसके अनुसार खेती कीजिए। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में आर्द्रता बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और वर्षा का जल खेती की सिंचाई के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, खास तौर पर वैसे किसानों के लिए जो सिंचाई में अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज इसी विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कुमारी नम्रता से, जो हमें बता रही हैं वर्षा जल संचयन और उसकी उपयोगिता के बारे में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में और हमारा विषय है वर्षा जल संचयन। चूँकि किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जल संचयन अब हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाद्य पदार्थ। और हम आपसे एक अपील भी करना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जल की बर्बादी को रोकें, जल का संचयन करें। क्योंकि अगले आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए अच्छी पानी उसको ज़रूर दे सकते हैं, अच्छा लेयर दे सकते हैं। और यह तभी संभव है जब आप जल संचयन करेंगे। जल संचयन पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए नम्रता जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अभियंता हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नम्रता जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि जल संचयन के फ़ायदे क्या क्या हैं। चूँकि जल संचयन निश्चित रूप से बेहतर विकल्प के रूप में, विकल्प या ज़रूरत के रूप में, हमारा जो बेहतर ज़रूरत है वो है। तो जल संचयन क्या है, कैसे किया जा सकता है, इस पर आप बताइए हमें। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने में जल संचयन के विषय पे बात करने आई हूँ। जल संचयन क्या? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जल संचयन क्या है। जल संचयन एक तरीका है जिसके माध्यम से आप जल को संचय कर सकते हैं और उसके बाद जो उसको भंडारण भी कर सकते हैं और अगले समय में जब बारिश नहीं होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि लोग तालाबों में पानी जमा करके रखते थे, अब तालाब लोग नहीं रखते हैं। लेकिन मौसम का आजकल अभी का जो मौसम है इस तरह से बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। अभी का भी जो मौसम
मौसम चल रहा है उसमें बारिश बहुत ही कम है। जो मौसम का बारिश का मौसम होता है जून जुलाई का मौसम होता है, इस मौसम में बारिश बहुत कम होने की वजह से क्या है कि हमारा खेती बहुत प्रभावित होती है और हमारी खेती में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग जिस तरह से हार्वेस्टिंग जैसे होता है, इसी तरह से हम लोग जैसे फसल का हार्वेस्टिंग करते उसी तरह से हम जल का भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। किस तरीक़ा से कर सकते हैं ये मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहला तरीका होता है कि आप रोड पे जहाँ पे भी आप, सबसे मेन चीज़ ये है इसमें, जहाँ पे भी बारिश हो रही है, जिस जगह पे हो रही है उसको वहाँ पे ही रोकें। ये एक तरीका होता है। उसमें क्या होता है, जैसे सरफेस यानी कि भूमि जल जहाँ पे सरफेस है, जिस जगह पे बारिश हो रही है उस जगह पे उस पानी को आप रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं उसको, जैसे चेक डैम बना सकते हैं या तो तालाब में, कुआं में, उस जगह पे पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जैसे एक तरीका हुआ था कि एक जैसे रूफ टॉप होता है, जैसे आप छत पे भी आप पानी को जल संचय कर सकते हैं और उस छत के पानी को जहाँ पे भी छत हो, जिसके भी घर में हो, उस 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो है ये लॉज में आया हुआ है, उसको आप जल संचय करके उसके पाइप के माध्यम से एक टंकी बना करके से 20,000 लीटर का जो टैंक होता है उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी घरों हो, वो जैसे गाँव में जहाँ पे भी हैं, आप जिस जगह भी जितने भी छत हैं हर जगह से आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। एक टैंक होता है, उस टैंक में आप जमा कर सकते हैं। उस टैंक को एक नाली के द्वारा जो है एक मेन नाली में जमा, जब वो 20,000 लीटर से फुल हो जाता है, फिर वो टंकी से जो ओवर हो जाता है पानी, वो पानी एक मेन नाली में चला जाता है। मेन नाली में सभी गाँव या सभी घरों से वो कनेक्टेड होता है। फिर वो जा कर के एक कुआं में, जहाँ पे भी इकट्ठा करते हैं वहाँ पे कुआं में जा कर के पानी जमा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा भूमि का जल स्तर है वो भी बढ़ जाता है और जब आपको खेती में पानी की ज़रूरत होती है उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नम्रता जी, हम वर्षा जल संचयन के साथ साथ चूँकि वाटर लेवल की बात हो रही है तो इसमें वाटर रिचार्ज एक नया कंसेप्ट आया है। काफ़ी लोग इसमें, खास करके सरकार इसमें काफ़ी कॉन्शस है, काफ़ी जागरूक दिख रही है। तो वाटर रिचार्ज सिस्टम क्या है जिससे हम ऊपरी पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको डाल के रिचार्ज करते हैं, वो क्या है? ये जो अभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात आई है, हमारा जो जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर जो इक्विफर होता है बहुत नीचे चला गया, 150 मीटर से भी नीचे चला गया है, जिसके वजह से जो नदी, तालाब, कुआं सब सूख चुका है। उसको हम किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, ये एक वर्षा जल एक बहुत बड़ा एक तरीका, बहुत बड़ा साधन है जिससे वर्षा जल को हम रोक करके उसको हम ग्राउंड वाटर को जो है हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा कुआं है, जैसे पहले भी लोग कुआं बनाते थे, वेल बनाते थे, उसका भी यही कारण होता था कि कुआं क्या होता था, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था। और एक हम घर में चाहे तो उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हमारा घर है उसमें एक टैंक जैसा बना दें और वो पानी क्या होता है कि ग्राउंड वाटर सबसे पहले जो हम बनाएंगे उसके ऊपर जो है, जब ग्राउंड वाटर का जो हम रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे ऊपर में क्या करेंगे, हम एक छोटा जैसा ये जो सैंड होता है वो सैंड डाल देते हैं। सैंड डालने के बाद जो है एक पत्थर से डाला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि 3-4 लेयर बनाते हैं। उसमें क्या 3-4 लेयर जब जाता है तो जो मेरा वर्षा का जल, चूँकि क्या होता है कि समुद्र में जो चला जाएगा तो वो खारा पानी हो जाता है, हमारा शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। तो उस पानी को हम उस समुद्र में मिलने ही ना दें तो क्या करते हैं, उस जो पानी हम इकट्ठा करते हैं वो क्या होता है धीरे धीरे पाइप के माध्यम से जो है हमारे उस टैंक में जाता है। रिचार्ज वाला जो टैंक होता है वो उसमें जाता है और सबसे पहले वो एक छोटा सा टैंक में जाएगा, वो पहले फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो होता है, जिसमें कि बड़ा बड़ा पार्टिकल्स जो होता है, डस्ट वगैरह रहेगा, मिट्टी होगा, वो उसमें रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में जाएगा, फिर थर्ड लेयर में जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे नीचे पाइप लगा होता है जो 2.5 सेंटीमीटर का जो पाइप, 5 सेंटीमीटर का जो पाइप होता है उसके थ्रू हमारे ग्राउंड वाटर तक जाता है, जो हमारे भूमि के जल स्तर को बढ़ाता है। मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आपके पास यदि कोई ख़राब बोरिंग है तो उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको भी आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा तो ये होता है जहाँ पे भी हर जगह नलकूप बनाए हुए हैं जहाँ से आप पानी ले रहे हैं, आप उस पानी को तो भूमिगत जो रिचार्ज करते हैं उस पानी को चापाकल के रूप में जो पानी लेना चाहते हैं, तो चापाकल के सामने ही जो है जहाँ से पानी गिरता है तो उस पानी के सामने में एक गड्ढा बना दें और जो गड्ढा बनाने के बाद जो है उसमें थोड़ा पत्थर डाल दें, जो बड़ा बड़ा स्टोन्स होता है, फिर उसके बाद सैंड
वाला डाल दें तो मिक्स करके डाल दें। इससे क्या होगा, वो जो गंदा पानी होता है आपके किसी जगह पे जा करके उसको प्रदूषित ना कर दे। वो पानी आपके चापाकल के पास जो पानी रहता है, जो आप किचन या किसी तरह का वेस्ट वाला पानी रहता है, वो धीरे धीरे वो पानी साफ़ हो करके जो है आप ग्राउंड वाटर में चला जाए। अब फिर वो पानी आप जो ग्राउंड वाटर में चला सकता है उसको आप फिर से दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि वर्षा जल संचयन हमारे लिए एक हमारे जीवन का भविष्य बन सकता है, बेहतर भविष्य बना सकते हैं हम इससे। और निश्चित रूप से अगर जल संचयन हम करते हैं तो आने वाला समय हमारा बेहतर होगा, सुनहला होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए नम्रता जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। Today, Platform of Platforms is going to be launched by Honorable Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Agriculture Minister of State Ms. Shobha Karandalaje, and Honorable Agriculture Minister for State Shri Kailash Chaudhary, in the presence of Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai, and Honorable Minister of Fertilizers and Health and Family Affairs Shri Mansukh Mandviya. हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अब वो मजबूर नहीं होगा। 1,260 markets all over the country, 1,73 lakhs beneficiary farmers, more than 2.25 lakh traders narrate the glorious story of 6 successful years of ENAM. Today, with the launch of Platform of Platforms, ENAM is all set to take a big leap to next level. POP will prove to be a revolutionary step as far as agri-marketing system is concerned. It will serve as one-stop shop for farmers, traders, entrepreneurs and people related to agriculture. Through digitalization, it will ascertain the availability of service providers for different services. On one hand, farmers will get access to new markets, while on the other hand, they will be able to sell their produce to traders and buyers from other states also. Moreover, getting the quality of crops tested through modern equipment and technology will be a lot easier. Farmers will get to know about the location of warehouses and godowns near them from empaneled service providers. Whereas, with the help of single window system of POP, they will get better logistic options, making crop transportation simple as well as economical. Services like POP FinTech will further add to the convenience as they will provide banking facilities and trade finance options, resulting in immediate payments to the farmers. Platform of Platforms, which marks its commencement today with 41 empaneled service providers, will reduce farmers' input cost, impart an ease to business, and make India strong, successful, and Atmanirbhar. तो किसान भाइयों, अभी हमने आपको वर्षा जल संचयन और उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम जानेंगे खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें, और इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी खरीफ फसलों का समय है और खेतों में धान और मक्के जैसी खरीफ फसलें लगी होंगी। अगर ये फसल कीट और व्याधियों से सुरक्षित रहेंगी तो आपका उत्पादन निश्चित ही बेहतर होगा। तो खरीफ फसलों को कीट और व्याधियों से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक प्लांट प्रोटेक्शन के पद पर कार्यरत है बिहार राज्य के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो खरीफ में प्रमुख कौन कौन से कीट लगते हैं। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ये खरीफ का पीक पीरियड है और खरीफ मौसम में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धान, जो कि किंग ऑफ सीरियल कहलाता है,
उसकी खेती सब जगह होती है। उसके बाद दूसरा फसल है जो कि मक्का है, उसकी भी खेती छिटपुट में किसान भाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं धान में लगने वाले कीट और व्याधि की चर्चा करूंगा। तो धान में लगने वाले सबसे प्रमुख कीट हैं जिसको किसान भाई तना छेदक कहते हैं, स्टेम बोरर कहते हैं। इसके कीट की मादा की पहचान होती है कि इसके पंख जो हैं सुनहले होते हैं और दोनों पंख के बीच में ब्लैक स्पॉट होता है। आप धान के खेत के ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये इसके मादा कीट हैं। इसके मादा कीट धान की पत्तियों पर जो है अंडे देती है और अंडे से पिल्लू निकलता है और पिल्लू जो है वो धड़ में प्रवेश करके उसके भीतरी भाग को खाता है। भीतरी भाग को खाने से जब धान का खेत जो है वेजिटेटिव फेज में रहता है, बढ़वार की स्थिति में रहती है, तो उस समय जब भीतरी भाग को खाता है तो भीतरी भाग खोखला हो जाता है और धान के ऊपर वाली पत्तियों को आप उखाड़ेंगे तो वो सीधे अलग हो जाएगा। इस लक्षण को डेड हार्ट कहते हैं, उसको हिंदी में मृत कल्ले कहते हैं। ये जब धान का वेजिटेटिव फेज होता है तब, और जब धान में बाली लग जाती है अर्थात जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में हो जाता है और तब उस समय इस कीट का प्रकोप होता है, तो आप देखेंगे कि धान में जो भी बालियां होती है सब उजली हो जाएंगे और उसको भी बीच वाले भाग को निकालेंगे तो एकदम हल्के से निकल जाएगा। तो इसी लक्षण को आप इसको कहते हैं व्हाइट ईयर हेड। पहला हुआ डेड हार्ट और दूसरा हुआ व्हाइट ईयर हेड। अब इसके प्रबंधन का सवाल है, तो प्रबंधन में अगर खेत में इसका नियंत्रण करना हो तो इसमें आप फेरोमोन ट्रैप्स 1 हेक्टेयर में 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए। उस फेरोमोन ट्रैप के तरफ जो है मेल कीट आकर्षित होगा और वो जाल में फंस जाएगा। मेल कीट अगर जाल में फंस जाएगा तो फिर मेल कीट को मार दीजिएगा और जब मेल कीट पर जाएगा तो फिर फीमेल कीट से इसका संबंध नहीं होगा, तो बच्चे नहीं होंगे। इस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर ये धड़ छेदक का प्रकोप होता है तो आप कार्बोफिरान 3G दवा का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में आप भुरकाव करिए और ध्यान रखिए कि 2 से 3 दिन तक उसमें पानी जमा रहे 2 इंच, तो इससे इसका प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा जो प्रमुख कीट है किसान भाई वो है भूरा मधुआ, ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, जो देखने में भूरा होता है और वो फुदकने वाला, हॉपिंग करने वाला कीट होता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही धान के डंठल से रस चूसते हैं और ये पानी के ठीक ऊपरी सतह पर जड़ के नीचे रहता है और वहाँ से रस चूसता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप क्या करिए, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL प्रति 1 लीटर प्रति 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करिए और नोजल को जो है आप जमीन के नीचे रखें, जड़ के नीचे रखें, क्योंकि मधुआ कीट वहीं पर ज़्यादा प्रकोप होता है। डॉक्टर साहब, आपने कीट और उनके प्रकोप और साथ ही उनका प्रबंधन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। अब खरीफ फसलों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी व्याधियां, उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। जहाँ तक खरीफ फसल धान में रोग की बात करते हैं तो इसमें 3-4 रोग काफ़ी प्रमुख रोग है। सबसे पहला रोग है जिसको हम लोग ब्लास्ट कहते हैं, झोंका कहते हैं। इसका लक्षण है कि धान की पत्ती पर नाव के आकार का, बोट से या आई के आकार का जब धब्बा बनता है तो समझिए कि हमारा धान का फसल ब्लास्ट रोग से प्रभावित हो गया है और जो भीतर का भाग होता है एसी कलर का होता है और जब इसका आक्रांतता अधिक हो जाती है तो सारे धब्बे मिलकर के पत्तियों को जला देती है, जिसके कारण क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप प्रोपिकोनाजोल एक फंगीसाइड है, प्रोपिकोनाजोल 25
सीसी का 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो इससे आप निजात पा जाएंगे। वैसे आप खेत को ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करिए, खेत के आसपास के खरपतवार को भी हटा दीजिए, तो इससे भी रोग और कीट दोनों का प्रबंधन होता है। दूसरा प्रमुख रोग है जिसको हम लोग कहते हैं शीथ ब्लाइट, गल का रोग किसान भाई अपनी देसला भाषा में कहते हैं। इसका है कि इसकी पहचान है कि जब धान के पत्रावरण पर सांप के केचुल के जैसा लक्षण दिखाई दे, सिम्टम दिखाई दे, तो आप समझिए कि वो शीथ ब्लाइट का प्रकोप हो गया है। उसका प्रकोप तब ज़्यादा होता है जब धान के खेत में बहुत दिनों तक पानी जमा होता है और धान के खेत में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया का अधिक प्रयोग करेंगे तो शीथ ब्लाइट का प्रकोप होगा। तो शीथ ब्लाइट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप धान के खेत से पानी को निकाल दें और यूरिया का उपनिवेशन बंद करें। और जब आक्रांतता अधिक हो जाती है तो 2 फंजीसाइड है, एक वेलिडामाइसिन 3L है और हेक्साकोनाजोल 5EC है। इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें तो इससे समस्या निजात मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो 15 दिनों के बाद एक बार पुनः जो है, पहले वेलिडामाइसिन से किया, इस बार जो है हेक्साकोनाजोल 5EC का 2 ml प्रयोग करके आप इस रोग को नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने खरीफ फसलों में कीट और व्याधि के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपको भी नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको वर्षा जल संचयन और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया, साथ ही साथ बताया कि खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें। उम्मीद है हमारे आज की जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का में फॉल आर्मीवर्म के कुछ लक्षण और प्रबंधन होते हैं। फॉल आर्मीवर्म के लक्षण आधारित उपचार 2 कारणों से बहुत आवश्यक है, क्योंकि पौधों पर लक्षणों के बढ़ने की अवस्था को दर्शाते हैं और कीटनाशक या नियंत्रक उपाय लार्वा वृद्धि की अवस्था पर निर्भर करता है। अंकुरित अवस्था से ही मक्का की फसल का अवलोकन शुरू कर देना चाहिए। यदि विभिन्न आकार के लंबे और कागजी छिद्र आसपास के कुछ पौधों की पत्तियों पर दिखाई देते हैं तो फसल फॉल आर्मीवर्म से प्रभावित होने का घोतक है। तो नियंत्रण हेतु फॉल आर्मीवर्म लार्वा की तीसरी और चौथी इंस्टार के द्वारा नुकसान होने पर कुछ खास रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे पहले स्पेनेटोरम 11.7% SE@0.5 मिली प्रति लीटर पानी में बनाकर इसका छिड़काव करें। क्लोरोरेस्ट्रोनिलीप्रोल L 18.5 SE@0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। थियामेक्सोन 12.6 प्लस लैम्डा साइहेलो 3 9.5 ZC@0.25 मिली प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG@0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए।